बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, आज हम अपना जो हमारा ऑनलाइन वाला सेशन है इसमें डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी भारत, जो हमारे मशरिक में हमारा हमसाया मुल्क है और जिसकी जो आज़ादी है और पाकिस्तान की आज़ादी है वो तकरीबन 12 घंटे के डिफरेंस से हुई तो एक ही दिन थी, लेकिन उनका जिसने आज़ादी का दिन उन्होंने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया या रख लिया और हमने 14 अगस्त। तो कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ट्रांजिशन होती है डेमोक्रेसी में, एवोल्यूशन होती है, सिस्टमैटिक स्ट्रेंथ है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, सिविलियन अथॉरिटी प्रिवेल करती है और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि लोगों की जो राय है, जो डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अवाम की राय, वो हमें अपर लेवल पर भी, यानी एक तो लेवल मैंने आपको पढ़ाया था ना, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, एक होती है इंटरेस्ट एग्रीगेशन। मैंने इस पे भी लेक्चर्स दिए हुए हैं और अगर आप यूट्यूब पे जाके देखें तो वहां पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो उनके इंटरेस्ट जो आर्टिकुलेट होते हैं ना, जो उनके प्रॉब्लम, जो इश्यूज हैं, जो अपलिफ्ट होते हैं, सरफेस होते हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर जब डेमोक्रेटाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं और हुकूमतें आती हैं तो अल्टीमेटली वहां पर फिर वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन भी बनते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी होती है। गो के वहाँ करप्शन भी है, बड़े बड़े स्कैंडल्स, 1,000 अरब, 2,000 अरब, 2,500 अरब के स्कैंडल्स, राफेल के स्कैंडल्स अभी रिसेंटली कांग्रेस पार्टी ने जो बीजेपी के अगेंस्ट, और नरेंद्र सिंह मोदी की जो सेकंड गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की थी, उससे पहले जो उसके सेकंड इलेक्शन से पहले 1918 में वो उसके ऊपर लगाए थे, 2018 एंड 2019 में। तो इस तरह के भी बहुत से स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं। आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा एरिया है, टेरिटरी के लिहाज से भी बहुत बड़ा एरिया, विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान अगर देखा जाए तो 6-7 गुना बड़ा है। इसी परस्पेक्टिव में उनकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी उनके पास कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है। इन तमाम चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक हमारा जो मेजर फोकस होगा वो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम यानी निज़ाम के ऊपर होगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उसको हम देखेंगे, भारत का जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है उसको देखेंगे, डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, पार्टी सिस्टम देखेंगे, पार्लियामेंट की अथॉरिटी देखेंगे, प्रेसिडेंट की पावर्स देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स देखेंगे, जुडिशरी के थोड़े से मामला उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि ये तमाम चीज़ों को मैं कुछ स्लाइड्स की सूरत में आपसे शेयर करूं, क्योंकि बाज़ का होता ही है कि एक वर्बल इंटरेक्शन होता है। वैसे तो हम लाइव क्लास में बैक साइड पे बोर्ड अवेलेबल होता है, तो हम बोर्ड के थ्रू उन चीज़ों को वाजिया कर लेते हैं, कुछ आउटलाइंस उस पर लिख देते हैं, उसके साथ साथ कुछ चार्ट्स, कोई फ्लो चार्ट्स बना देते हैं, टेबल्स बना देते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स बना देते हैं। तो मैंने कहा कि आज उस सारे के सारे प्रोसेस को हम इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स देखते हैं। तो हम में से किसी जवान का फिर ये ऑन है माइक, मलिहा जेब, ये मैं ऑफ कर रहा हूँ जी। रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि ये अपना इसको म्यूट रखा करें। एक दफ़ा एक रिक्वेस्ट को मान लें, अदरवाइज फिर यही होगा कि आपको इस क्लासरूम से यानी इस वर्चुअल मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी स्क्रीन। जी ये अपना माइक बंद कर लें जी, स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। अब हम इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं जी कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहले तो इसको मैं ऐसे यहाँ रखते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। इसकी मैं सबसे पहले आपसे लेक्चर आउटलाइन शेयर कर लेता हूँ। तो लेक्चर आउटलाइन में स्टूडेंट्स हमारे पास है, सबसे पहले जी हम बैकग्राउंड को देखेंगे। ये आपके पास आ रहा है ना लिखा हुआ, डायनामिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। लेक्चर आउटलाइन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थोड़ा सा मैं जरा चाहूंगा कि आपको हिस्ट्री भी बताई जाए, वो के हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है इंडो पाक हिस्ट्री। किसी दौर में, हमारे दौर में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट होता था हिस्ट्री का भी, इसको
100 मार्क्स का कर दिया, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा 710 से ऑनवर्ड, 710 से ऑनवर्ड फिर हम हिस्ट्री को देखते हैं डिफरेंट पीरियड में। कुछ थोड़ा बहुत मैं जिक्र करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज भारत के अंदर कौन कौन सी है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ जुडिशरी कैसे है, कितने टीयर्स हैं जुडिशरी के वहां पर, और एग्जीक्यूशन ऑफ पावर कैसे होती है, क्या भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह के हमने अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम को जब देखा था तो उसके जो मेन फीचर्स थे उसमें एक फीचर सेपरेशन ऑफ पावर का था, दूसरा फीचर चेक्स एंड बैलेंसेस का था, और तीसरा फीचर जुडिशियल रिव्यू का था। इसको भी देखेंगे भारत में कैसा है। उसके साथ साथ पावर्स ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखेंगे, पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट को देखेंगे, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं जिसके अकॉर्डिंगली जो भारत है वहां पर निजाम कैसे चलता है, और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसी है, और आखिर में इंशाल्लाह उसको फिर कंक्लूजन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं भारत का यानी इंडिया का। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो भारत है ये बेसिकली मल्टी एथनिक और मल्टी लिंगुअल लैंड है। एक से ज्यादा जबानें कई हजार साल से भारत में बोली जा रही हैं, और कई जातों के, कई मजाहिब के और कई सिविलाइजेशन के जो आसार है वो भारत में हमें नजर आते हैं। जिस दौर में इसको सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता था या अनडिवाइडेड इंडिया कहा जाता था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। हिस्टोरिकली एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आज के मौजूदा भारत को अगर देखें तो अगर हम बर्रे सगीर को देखें तो बर्रे सगीर में जो पुराना मैप हमें नजर आता है उसमें जो भारत है वो काफी फैला हुआ एक मुल्क था, यानी सब सब कॉन्टिनेंट इसको कहा जाता था जो डिवीजन है उससे पहले, पार्टीशन से पहले। तो उस दौर को अगर हम हिस्ट्री में ट्रेस करें, हिस्टोरिकली देखें, तो हमें ये नजर आता है कि जितने भी वेस्टर्न इन्वेडर्स हैं, वेस्ट से जितने भी लोग आए हैं उसने इस खत्ते को इन्वेड किया है। चाहे 2500 बीसी यानी 2500 बिफोर क्राइस्ट का इरा देखें, जब आर्यान्स यहाँ पर आए थे, उसके बाद आर्यान्स का एक लंबा अरसा यहाँ पर गुजरा, ब्राह्मणिज्म के वो कायल थे, ब्रह्मा को मानते थे, और ब्राह्मण जो मजहब है उसको वो लेकर के आए थे। 4 डिफरेंट किस्म की उनकी मजहबी किताबें थी, ऋग्वेद थी, अशुर्वेद थी, और इस तरह की और भी 2 किताबें थी, और संस्कृत में लिखा गया था उनका जो रिलीजियस फिलोसफी थी। और उसी एतबार से वो अपने साथ सब कॉन्टिनेंट में यानी आज के मौजूदा भारत पाकिस्तान का जो रीजन आज का है, इसमें वो जो सिस्टम लेके आए थे वो जात पात का सिस्टम लेके आए थे पहली बात, जिसमें ब्राह्मण्स हैं, विष्णु विष्णु हैं, खश्तरिया हैं, शूद्रा हैं। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस रीजन की जिसमें आज भारत या इंडिया मौजूद है, ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, मल्टी लिंगुअल ये एक स्टेट है, और जहाँ पर मल्टीपल रिलीजन भी हमें नजर आते हैं, क्रिश्चियनिटी भी नजर आती है, इस्लाम एक दूसरा बड़ा मजहब माना जाता है हिंदू मत के बाद। और जो वहाँ पर हिंदू वहाँ पर जो रहते हैं, जो हिंदू मत वहाँ पर एक मजहब है, वो भी कॉम्बिनेशन है मोर देन 2000 मल्टीपल सिविलाइजेशन और रिलीजन का, ये 2000 से ज्यादा मजाहिब को इकट्ठा उन्होंने किया हुआ है। और आज भी हिंदू मत के अंदर एक ओपननेस है कि किसी भी मजहब की कोई भी वैल्यू अपने मजहब में डाल लेते हैं। अगर आप देखें तो वहाँ मल्टीपल गॉड्स का कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट कोई लाखों की तादाद है उनके यहाँ खुदाओं की पूजा करने की, और बुत मत और डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट भी वहाँ पाए जाते हैं। भारत की जब पार्टीशन हुई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब अलग अलग हदबंदियां की गई, तो हमने ये देखा कि गो के मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी वो उस तरह से तो आज के मौजूदा पाकिस्तान में नहीं थी। लोग यहाँ पर भी डिफरेंट रिलीजन से ताल्लुक रखते थे। हमें केपीके के अंदर जो आज का मौजूदा केपीके है, उस वक्त उसको NWFP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंशियल एरिया कहा जाता था। वहाँ पर सिख हमें मिलते हैं, हिंदू मिलते हैं, सिंध में हमें बहुत ज्यादा हिंदू मिलते हैं,
आपके पंजाब में, लाहौर में भी आपको ऐसा मिलेगा कि सिखों का, क्योंकि एक दौर था वहां पर, यहाँ पर सिखों का महाराजा हुआ करता था, तो बहुत सी जगहों पर मिक्सचर हमें नजर आता है। गो के दूसरी तरफ जो ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन गया 1971 के बाद, वहां पर हमें मेजोरिटी मुसलमानों की मिलती है। इसी तरह भारत के अंदर मल्टी रिलीजन, मल्टी एथनिसिटी और मल्टी कल्चरल ट्रेंड्स भी पाए जाते हैं। एक से ज्यादा कल्चरों की कम्बिनेशन भी वहां पर है, क्योंकि मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि 2500 बीसी का ही वाकया ले लें तो वहां से हमें नजर आता है कि आर्यंस आए थे वेस्ट की तरफ से और उन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट कोई तकरीबन 330 बीसी के करीब यहाँ पर आया था, और अब वो एरिया पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है फालिया के नाम पर, जहाँ उसका घोड़ा बीमार हुआ था। पंजाब का वो एरिया है फालिया, और उसके घोड़े का नाम फालिया था, तो उसने उस रीजन का नाम भी फालिया पड़ गया। तो मतलब इन एरियाज में वेस्टर्न इन्वेडर्स आते थे। इसी तरह मुसलमान भी दो रास्तों से यहाँ पर दाखिल हुए थे, एक मकरान की तरफ से और दूसरा देबल, जो कि उनका एक उस वक्त की रियासत थी, उसको जो आज का कराची सी पोर्ट है, बिन कासम सी पोर्ट है, इसको सी एरिया से यहाँ पर मंजनी के लेकर के आए थे। तो इस तरह के मामला थे। उसके अलावा अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया, फरगाना का एक इलाका था ताजिकिस्तान का, तो वहां से बेसिकली जहीरुद्दीन बाबर यहाँ पर इन्वेड किया था। तो ये टेरिटरी काफी ज्यादा वल्नरेबल भी रही है, और मल्टीपल रिलीजन, मल्टीपल एथनिसिटी और मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पर आते थे। इसी तरह जो उर्दू जब भारत में आई, तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको कहा जाता है लश्करी जबान, जब ये अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट में आई थी। तो ये तो इनकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भारत की पॉलिटिक्स की। ऑब्वियस सी बात है, वो चूंकि पाकिस्तान अफेयर का या पाकिस्तान मूवमेंट का भी हिस्सा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हयूम ने 1885 में बनाई, किस तरह उसके फॉर्मेटिव फेज थे, किस तरह वहां पर पॉलिटिक्स हुई, किस तरह मुस्लिम लीग और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के आपस में 1913 में, 1916 में लखनऊ पैक्ट पे मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। फिर 1919 की मूवमेंट में कांग्रेस जो है मुसलमानों का साथ देती है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा है, फिर बाहर निकल जाते हैं, फिर इख्तलाफात होते हैं, फिर एक मुकाम पर आके इकट्ठे होते हैं। फिर 1927 के बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, फिर इख्तलाफात, फिर ये चीजें चलती चली गई। तो ये एक कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट का जोन भी रहा है। इसी वजह से जो आज का मौजूदा भारत है, जिसको इंडिया कहा जाता है, वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज का जो मौजूदा भारत यानी इंडिया है, बनने के बाद, मार्जे वजूद में आने के बाद, इंसेप्शन के बाद, पार्टीशन के बाद, वहां की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो पॉलिटिकल डायनामिक्स जो वहां पर है, वो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर देखें तो 1935 में अंग्रेज हुकूमत ने सब कॉन्टिनेंट के लिए, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए एक एक्ट बनाया था, 1935 एक्ट जो उनका था। उससे बहुत कुछ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया गया, लेकिन भारत में जो भारत के उस वक्त के लीडर्स थे, और अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू को देखें, जिन्होंने फौरन ही ओहदा संभाला एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सिस्टम को चलाया। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए, और फिर बाद में लेटर ऑन की एवोल्यूशन हुई, और फिर एवोल्यूशन में जो कांग्रेस है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कांग्रेस जमात, उसका नया नाम रखा गया, और उसको फिर लीड किया, और 16-17 साल उन्होंने एक मजबूत हुकूमत बनाई जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद उनकी बेटी आई इंदिरा गांधी, और एक लंबा दौर है। तो उसमें हमें भारत के अंदर 3-4 डेवलपमेंट नजर आती है। पहली पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो ये थी कि डेमोक्रेटाइजेशन वहां पर रही, जमहूरियत वहां पर रही, सिविलियन अथॉरिटी रही, और रूल बाय सिविलियंस रहा, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे बड़ा जोर दिया गया, पॉलिटिकल जो हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही भारत के अंदर मल्टी पार्टी कल्चर भी रहा। कभी भी टू पार्टी कल्चर वहां पर नहीं आया। जमातें आती गई, बनती गई, और आज हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। एक और काम जो किया जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग पर, रियासत का आइन बनाने पर, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया। और 1949 से 1950 के दरमियान उनका ये
ये वाला इशू फाइनलाइज हो गया, जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखे तो काफी लंबा अर्सा इसको लगा, और अगर बना भी तो 1958-59 में उसको एबोल्यूशन हो गई, उसकी अनलमेंट हो गई, खत्म कर दिया, और यहाँ पर मिलिट्री कू और जो भी मामला था उन्होंने। भारत को पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर, उसी के अंदर बाकी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन उसी के अंदर इसको फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया। एक और चीज याद रखिएगा कि जो भारत है यानी इंडिया है, ये एक सेक्युलर रियासत बना अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर के अकॉर्डिंगली, और इसके अंदर 28 रियासतें हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये बड़ी टेक्निकल और इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सी जो टेरिटरीज थी वो यूनाइट की गई, भारत के साथ मिलाई गई, जो कि 1947 के बाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान और भारत के कुछ इश्यूज आज भी चल रहे हैं, और भी बहुत से इश्यूज हैं, जिसमें कश्मीर का इशू भी है, जिसपे 1948 में पाकिस्तान भारत की पहली जंग भी हुई, और भी फिर सिलसिले चलते रहे, उसके ऊपर एक अलग डिबेट है, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। 28 रियासतें और 8 यूनियन टेरिटरीज, उसमें से दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है, भारत की एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है, इवन कि उनका कैपिटल भी है। इसके अलावा हम देखते हैं भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टूडेंट्स, भारत के अंदर मैंने आपको बताया था कि मल्टी पार्टी सिस्टम चल रहा है। उस मल्टी पार्टी सिस्टम के पर्सपेक्टिव में अगर हम भारत को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि भारत के अंदर 8 नेशनल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टी है, यानी 8 पार्टीज हैं बड़ी, नेशनल लेवल पर भी, उसमें से कुछ स्टेट लेवल्स पर आती हैं, और कुछ फिर डिस्ट्रिक्ट पार्टीज हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की पार्टीज इसलिए होती हैं कि भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा पुराना है। और उन्होंने अब अगर भारत को डिटेल में भी स्टडी करेंगे, आप उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगी कि भारत ने लोकल बॉडी सिस्टम पर शुरू से ही बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जिसकी वजह से आज जो भारत के अंदर ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जो डेवलपमेंट हमें नजर आती है, इवन कि अगर आप 2020 की नरेंद्र मोदी की तकरीर देखें, तो जिसपे उन्होंने जो बायोफ्यूल है उसके ऊपर गोबर धन टेक्नोलॉजी या गोबर धन पॉलिसी बनाई थी। गोबर बेसिकली गाय या बकरे बकरियां या जिस तरह के भी ये लाइव स्टॉक हैं, इनके फुजला जात को कहते हैं। तो धन इसको क्यों कहते हैं? धन पैसों को कहते हैं, यानी उस गोबर को रिसाइकिल करके, प्रोसेस करके आप उससे बायो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम अगर आप देखें तो उनके यहाँ पानी की बड़ी ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोकल गवर्नमेंट के रोल इतने ज्यादा हैं कि पानी की जो कमी है उसको ग्रास रूट लेवल पर पूरा करने की कोशिश की जाती है। पार्टीज पर वापस आएंगे और ये देखेंगे कि जो इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम तो स्टूडेंट है, उसके साथ साथ भारत के अंदर मल्टी आइडियोलॉजीज भी हैं, यानी भारत के अंदर एक से ज्यादा आइडियोलॉजीज एक वक्त में काम करती हैं। मैंने कुछ का यहाँ पर जिक्र किया है। एज ए रियासत तो भारत यानी इंडिया की जो आइन है, लैंड ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसके अकॉर्डिंगली तो एक सेकुलर रियासत है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पर सुपर नेशनलिज्म भी हमें मिलता है। जिस तरह हम तारीखी तौर पर पढ़ चुके हैं, हिटलर जर्मनी के यहाँ सुपर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, अल्ट्रा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, मोसोलिनी यानी इटली में एक कॉन्सेप्ट था। ये बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड है। तो ये वाला जो सुपर नेशनलिज्म है ये हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव में आता है, जिसको हिंदत्वा भी कहते हैं। और हिंदत्वा का ये जो कॉन्सेप्ट है, हम जब ये देखते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट भारत के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। 1924 में जब वहां पर कुछ पार्टीज बनने शुरू हुई और कुछ उन्होंने जो कांग्रेस की मुखालफत की, हिंदूनेस के ऊपर ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। आज भी उनके यहाँ 21वीं सदी में भी वही हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट और हिंदूनेस और ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट हमें आज भी नजर आता है। तो जो मल्टी आइडियोलॉजीज हैं वो तो एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं, और कुछ मैंने आपको पहले गुजारिश कर दी कि ये मल्टी एथनिक और मल्टी सिविलाइजेशन कल्चर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। उस वजह से भारत के अंदर जो मेजर पार्टीज हैं उसमें अगर हम देखा जाए तो इस वक्त
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, चूंकि मैंने लिखा है क्योंकि उनकी आज हुकूमत है, भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय भारत की जनता की पार्टी है। और ये एल के अडवाणी ने 1980 में बनाई थी। और अगर आप देखें तो 1980 में आरएसएस के एजेंडे के ऊपर इसको बनाया गया था, जो मैं भी आपको जिक्र कर रहा हूँ कि आरएसएस 1924 में बन गया था। अभी भारत की आज़ादी या इंडिपेंडेंस जो अंग्रेज से थी वो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वहां पर ये अग्रेसिव हिंदू नेस्ट और हिंदुत्व ओरिएंटेड सिस्टम 1924 में मौजूद था। इवन के विद्या मंदिर की भी आप तहरीकें देखते हैं, जहां पर विद्या का मतलब होता है इल्म, और मंदिर उनकी इबादत गाह के मंदिरों में इल्म दिया जाए, और इस तरह के बहुत से मामला हमें तारीख में अनडिवाइडेड सब कॉन्टिनेंट की जो मूवमेंट है, तहरीक है, उसमें हमें नजर आता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो भारत के अंदर स्टूडेंट्स एक और बड़ी पार्टी जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, जिसको ए ओ ह्यूम ने 1885 में जिसकी दाग बेल डाली, और ब्रिटिश जो उस वक्त की सोजरैनिटी क्वीन और सिस्टम था, उन्होंने बाय डिजाइन इस पार्टी को डिजाइन किया, जिसको बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अकॉर्डिंगली आज उनकी जो जिसको हम बोलते हैं गांधी परिवार, वो उसको चला रहा है। बेसिकली तो वो नेहरू परिवार है, लेकिन चलें गांधी परिवार के नाम से उसको मशहूर किया जाता है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी भी वहां पर है। ये कांशी राम ने 1984 में बनाई थी। और ये बेसिकली बहुजन समाज पार्टी जो है, ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो छोटी जातों की पार्टी है। छोटी जातों के हैं, दलित हैं, शूद्र हैं, इस तरह के लोग हैं जो हिंदू मत में जिनको छोटी जात माना जाता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया ट्राइनमोल पार्टी, AITC, ये ममता बनर्जी 1998 में बनाई है। और अगर आप देखें तो ममता बनर्जी अक्सर जो इंडिया का मशरक है, जो असम का एरिया है, बंगाल असम, जो किसी दौर में बंगाल असम हुआ था, तब तो वहाँ ऊपर से बांग्लादेश बन गया, तो असम का जो रीजन है वहां पर ममता बनर्जी अक्सर चीफ मिनिस्टर भी बनती है, अभी भी उनकी पार्टी जीती है। तो वहां पर उन्होंने ये पार्टी बनाई थी 1998 में, ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट बंगाल में इसलिए इन्फ्लुएंस है कि वहां पर बंगाली लोगों की जो भी मामलात हैं वो हिंदुओं के साथ इतने अच्छे पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। तो चूंकि आसाम का कुछ एरिया इनके पास है, उस वजह से ये वहां पर एक ज्यादा स्ट्रेंथ मानी जाती है इस पार्टी की, AITC की। और जो कि मैंने आपको भी बताया कि भारत के अंदर बेसिकली स्टेट लेवल की पार्टी है, नेशन लेवल की नेशनल पार्टीज भी हैं, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल की, ये स्टेट लेवल की पार्टी है। उसके अलावा इंडिया के अंदर नेशनल पीपल पार्टी NPP भी है। PS सगमा 2013 में उन्होंने ये बनाई थी। और मगहाला का इसके ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है। नेशनलिस्टिक कांग्रेस पार्टी NCP भी है। ये शराद पावर ने बनाई थी 1999 में। और उसके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI डी राजा 1925 में बना चुके थे। ये बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये अगर आप इंडिया के मशरक में देखें, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक पूरी बेल्ट है नीचे से ऊपर की तरफ, वहां पर एनेक्साइड मूवमेंट भी हमें नजर आई। और एक और पार्टी भी उसकी वजह से बनी 1964 में, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी कहते हैं। आज भी वो एरियाज जो हैं वो भारत के पास उस तरह उसके कंट्रोल में नहीं है, वहां पर एनेक्साइट और मार्क्सिस्ट लोगों की हुकूमत है, इनको क्योंकि नेशनल धारे में लाया ही नहीं गया था। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो इंडिया की पार्लियामेंट है, बेसिकली तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो इंडिया की पार्लियामेंट है, ये एक बाय कैमरल सिस्टम देती है, दो ऐवानी सिस्टम देती है। जिस तरह पाकिस्तान में भी मैंने आपको बताया था, इंग्लैंड में भी है, मैंने आपको बताया था अमेरिका के अंदर भी है। जो अभी तक हमने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़े उसमें अगर ईरान और टर्की को देखा जाए तो वहां पर यूनिकैमरल है, यानी एक ही ऐवान होता है, उसी को पार्लियामेंट कहा जाता है। तो इंडिया में भी बाई कैमरल है, पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह। ये जो दो ऐवान हैं,
स्टूडेंट्स अगर इनको देखा जाए तो एक नेशनल असेंबली है पाकिस्तान जिसको कहते हैं, और एक सेनेट पाकिस्तान में कहा जाता है। बट भारत के अंदर ये जो दो ऐवान है, एक को कहा जाता है राज्यसभा और दूसरे को कहा जाता है लोकसभा। ओवरऑल इन दोनों मेंबर्स को अगर इन दोनों ऐवानों के मेंबर्स को देखा जाए तो इनकी जो तादाद है वो 788 मेंबर्स बनती है, जिसमें से जो राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाती है। नाउ काउंसिल ऑफ स्टेट इसको क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये सेनेट का दर्जा आप समझ लें इसको रखा जाता है, और इसको भारत का सेनेट भी आप कह सकते हैं। जितना पाकिस्तान में अपर हाउस है, तो ये भारत का भी राज्यसभा, पूरे राज की सभा। तो राज पूरे के पूरे सिस्टम को कहते हैं, पूरे रियासत को कहते हैं, सभा कहते हैं, मिलजुल कर जहां वो बैठते हैं, यानी पार्लियामेंट या उनका ऐवान। तो ये जो अपर हाउस राज्यसभा है, इसके 245 इनडायरेक्ट मेंबर्स बनते हैं, और नॉर्मली वो 6 साल तक इसके मेंबर रह सकते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं नेशनल असेंबली में और प्रोविंसेस में, वो मिलकर सेनेट के मेंबर को इलेक्शन वोट डालते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको तो डायरेक्ट आवाम ने वोट डाला होता है। नेशनल असेंबली में तो डायरेक्ट वोट से आता है, लेकिन सेनेट में नहीं। और भारत में भी ऐसे है कि उनकी जो राज्यसभा है उसकी जो वोटिंग होती है स्टूडेंट्स, वो इनडायरेक्ट होती है। अब इसमें ये जो 245 सीटें हैं, इसमें से 233 सीटें तो उनके यहाँ स्टेट्स की होती हैं, और एक सीट यूनियन, 12 सीटें जो उनकी यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, उधर से 12 सीटें होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और एक प्रेसिडेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं कोई 245 के करीब। इनके जो मेंबर्स हैं जो 6 साल के लिए सीट पर आते हैं राज्यसभा, यानी भारत का जो अपर हाउस है या काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वो हर 1/3 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 1/3 जो है, यानी ऑलमोस्ट आप लगा लें अगर उसके हम कुछ 35-33% लोग जो हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो हर 2 साल बाद कोई 30-32% जो उनकी यहाँ सीटें, या 33% जो सीटें होती हैं वो खाली हो जाती हैं राज्यसभा की। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एज की जो रिक्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 30 ईयर्स और 6 साल के लिए इसकी टर्म होती है। दूसरी तरफ आती है भारत का लोअर हाउस, जिसको पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है। अगर यूके में देखा जाए तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो भारत में उसको लोकसभा कहते हैं, लोअर हाउस को, जिसको नेशनल असेंबली भी पाकिस्तान में कहते हैं। मैंने अभी आपको नेशनल असेंबली यानी भारत की जो लोकसभा है, इसके स्टूडेंट्स जो मेंबर्स होते हैं 543 यानी 543, और डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, और इनकी टर्म 5 साल की होती है। और कम से कम इस सीट को, यानी नेशनल असेंबली की या लोकसभा की सीट को अप्लाई करने के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 25 साल होनी चाहिए। 2 सीटें इसमें से एंग्लो इंडियन की हुआ करती थी, लेकिन 2020 में नरेंद्र मोदी की दूसरी गवर्नमेंट में, यानी ये जो नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट गवर्नमेंट है, इसने वो एंग्लो इंडियन की सीट्स भी अबॉलिश कर दी है, खत्म कर दी, अब यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंडिया की पार्लियामेंट है इसकी अगर पावर्स का जिक्र किया जाए, इसके पावर्स या फंक्शंस को जिक्र किया जाए इंडिया की पार्लियामेंट की, तो जो पावर्स इंडियन पार्लियामेंट की है वो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कानून साजी ही करना है। और पार्लियामेंट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस, यानी लोअर हाउस में लोकसभा और अपर हाउस में राज्यसभा की बात हो रही है। यहाँ पर